नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा लेख लिखा। 1026 से लेकर 2026 तक इतिहास के पन्नों को टटोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ के महत्व और आस्था को बताया। सोमनाथ पर हुए आक्रमण और लूट का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लेख में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर भी निशाना साधा और लिखा, नेहरू ने 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। नेहरू सोमनाथ मंदिर को भारत की छवि के लिए बदनाम मानते थे। नेहरू सोमनाथ मंदिर के आयोजन में राष्ट्रपति की उपस्थिति नहीं चाहते थे। नेहरू ने मंत्रियों को कार्यक्रम में शामिल होने से मना भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस लेख पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ आज ही दिल्ली में 2020 में हुए दंगे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट के इस फैसले का एक तरफ जोरदार स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ छाती भी पीटी जा रही है। ऐसे में सवाल सीधा है, अगर ये सिर्फ छात्र नेता थे तो देश की सबसे बड़ी अदालत से भी जमानत क्यों नहीं मिली? 2020 के दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आरोप है कि भड़काऊ भाषण, साजिश और सुनियोजित हिंसा का प्लान तैयार किया गया। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में शर्जील इमाम और उमर खालिद को इस साजिश का जिम्मेदार भी ठहराया गया। दोनों पर यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत केस दर्ज है। सरकार का दावा है कि दंगों की साजिश थी, जिसमें देश के टुकड़े करने वाली बात भी पब्लिक सबूत के तौर पर रखी गई। अदालत ने भी कहा, आरोप गंभीर है, ट्रायल जरूरी है, लेकिन सवाल है कि जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं वही फैसले पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिलने पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग भूल जाते हैं कि ये शर्जील इमाम वो शख्स है जिसने चिकन नेक को भारत से अलग करने की बात कही थी। सवाल है कि देश को बांटने और तोड़ने वाले आक्रांता की बात हो या फिर शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे दंगा आरोपियों के लिए हमदर्दी की बात हो। आखिर देश के टुकड़े करने की सोच रखने वालों का समर्थन क्यों? क्या ये सब वोट बैंक की राजनीति के लिए हुआ और आगे भी होता रहेगा? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, सो कॉल्ड मोदी विरोधियों के लिए देश बड़ा या फिर तुष्टीकरण? ये सवाल आज पब्लिक का है। शर्जील और उमर की बात पर दोबारा आए उससे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी के आज के लेख में सोमनाथ और पंडित नेहरू की भूमिका पर जो कुछ लिखा गया, जिसे लेकर लंबे समय से तर्क वितर्क होता रहा है, उसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूं। 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर के फिर से निर्माण के लिए नींव रखी गई थी। 20 जुलाई 1950 को पंडित नेहरू ने अपनी ही सरकार के मंत्री के.एम. मुंशी को एक चिट्ठी में लिखा, प्रिय मुंशी, सोमनाथ मंदिर के फिर से निर्माण में आपकी संलिप्तता से मैं सहज नहीं हूं। सरकार के तौर पर हम किसी धर्म स्थल के निर्माण का काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक बार ऐसा करते हैं तो हमसे अलग अलग धर्मों के लिए ऐसा ही करने की मांग की जाएगी। देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के हिसाब से ऐसे प्रोजेक्ट ठीक भी नहीं है। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने पर नेहरू ने नाराजगी जताई। राजेंद्र प्रसाद को नेहरू ने 2 मार्च 1951 को एक चिट्ठी में लिखा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में आपके जाने को लेकर मैं खुश नहीं हूं। ये सिर्फ एक मंदिर जाना भर नहीं है, ये एक ऐसे भव्य कार्यक्रम में शामिल होना है जिसके जाहिर तौर पर कई तरह के असर होंगे। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि ये ऐसा वक्त नहीं है कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण किया जाए। ये काम धीरे धीरे और शायद और प्रभावी ढंग से आने वाले सालों में किया जा सकता है। हालांकि अब ये हो ही गया तो मेरा मानना है कि अगर आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ना करें
तो बेहतर होगा। नेहरू के इस चिट्ठी पर राजेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया और कहा कि मैं समय समय पर जिस तरह दूसरे धर्म स्थलों में जाता रहता हूं, वैसे ही यहां भी जा रहा हूं। नेहरू के इसी चिट्ठी का जिक्र प्रधानमंत्री ने फिर से किया है और फिर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। सुनिए दोनों की आपसी तकरार। नरसंहार करने वालों को महिमा मंडित करने के इस दुष्चक्र और षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। मैकाले के मानस पुत्र और मार्क्स के मानस पुत्र, यानी जिनके दिमाग में एम फैक्टर बहुत घुस गया है, तो उसका उत्तर भी एम फैक्टर ही है, यानी मोदी फैक्टर। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। 1000 साल पहले आक्रांता वाली साजिश हुई, महमूद गजनवी से लेकर मुगलों तक हुई। बीजेपी कहती है कि आज भी एक बड़ा वर्ग देश के अंदर रहकर देश को तोड़ने बांटने वालों के साथ खड़ा दिखता है। मोदी विरोध में अदालतों के फैसले पर ही सवाल दागे जा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि 2020 में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों पर लगे आरोप गंभीर हैं। यूएपीए के तहत मामला चल रहा है। कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने की बजाय अलग ही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि रेप के आरोपी राम रहीम को कैसे बार बार पैरोल दी जा रही है, रिहा किया जा रहा है, और उमर खालिद जिस पर मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ उसे जमानत क्यों नहीं मिल रही। सुनिए किसने क्या कहा। जो लोग चर्च में घुस के चर्च को नुकसान पहुंचा रहे थे, जो आदमी रेप करता है बीजेपी का एमएलए, उसकी भी जमानत हो गई। ऐसी कौन सा इनका भाषण है? कितना खतरनाक है, कितना खौफनाक है। 4-5 साल के बाद भी उनके जमानत नहीं हो रही। निशाना इनको बनाया है उमर खालिद शर्जील इमाम। और बात सच है कि कम्युनल एंगल से सरकार ने काम किया है, लेकिन जितना मैं उमर खालिद को जानता हूं, वो एक इंटेलेक्चुअल है और उनका कोई अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस रिकॉर्ड पे लाई गई है। हिंदुस्तान में दंगे के आरोपियों से हमदर्दी पहली बार नहीं है। इससे पहले भी दंगा आरोपियों पर हमदर्दी जताई गई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने यहां तक कहा था कि शर्जील को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जैसे कई नेता इन दंगा आरोपियों को निर्दोष बता चुके हैं। देश को तोड़ने की बात करने वालों के साथ कई बार विदेशी ताकतें भी साथ दिखती हैं। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी लिखी और उसकी जमानत का समर्थन किया, तो अमेरिका के 8 सांसदों ने इस मामले की जांच को ही संदिग्ध बता दिया। आज कोर्ट के फैसले के बाद दंगा आरोपियों से हमदर्दी जताने वालों पर बीजेपी ने हमला किया। क्या कहा सुनिए। उमर खालिद और शर्जील इमाम, और वही शर्जील इमाम जो कहता है कि देश के चिकन नेक को काट देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति, उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति का समर्थन खुलकर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी आज माफी मांगेगी? शर्जील इमाम ने, उमर खालिद ने, ये लोग वही काम किया, चिकन नेक को काट देना, देश के प्रति घृणा पैदा करना। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही काम ये कर रहे हैं। जो काम कशाब ने किया उसी तरह का ये काम कर रहे हैं। ये जो लोग इनके पक्ष में खड़े होते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सोमनाथ अटैक के 1000 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के सवालों का विरोधियों के पास क्या जवाब है? सवाल नंबर 2, शर्जील और उमर
को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर सवाल उठाने वालों के लिए देश बड़ा या फिर वोट बैंक? सवाल नंबर 3, सोमनाथ से दिल्ली तक आज भी आक्रांता वाली सोच जिंदा होने के पीछे कितनी सच्चाई? ये सवाल आज पब्लिक के हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन लेखक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सोमनाथ भारती जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रोफेसर अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है आईपी सिंह जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आईपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, शर्जील इमाम का जो वाक्य था वो सबको याद है, गूंजता है दिमाग में कि कोई ऐसी सोच भी रख सकता है इस देश में कि इस देश के नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर को इस देश से काट दो, देश के टुकड़े कर दो। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो लोग यही कह रहे हैं कि इस देश में बीजेपी या सरकार जो है वो कम्युनल ढंग से बात कर रही है। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ आंदोलन के मुख्य पार्टी हैं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कम्युनल एजेंडे पे चल रही है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और जो भी आईपीसी सीआरपीसी है वो उसको इन्फोर्स करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करती है। इसलिए कानून के आधार पर देश का संविधान भी लागू होता है, तो उसमें हमें कुछ खास बात नहीं जोड़नी है। बस इतना कहना कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट जैसे शब्दों का पहली बार प्रयोग किया, हवाला दिया है, ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। कहीं न कहीं ये जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अगर पुलिस इसका दुरुपयोग करने लगी और आधार बनाकर आप जैसे बड़े पत्रकारों को, छोटे पत्रकारों को, राजनेताओं को, बुद्धिजीवियों को अगर ये गिरफ्तार करना शुरू किए तो ये जेलें भर जाएंगी। कहने का सवाल ये है कि इतने लंबे वक्त तक उन लोगों को सलाखों के पीछे रखा गया। एक रेपिस्ट, एक बाबा, उसको बार बार 420 दिन से ज्यादा, उसको 8 साल में उसको पैरोल दिया गया, बार बार उसे छोड़ा जाता है, सरकार उनके साथ खड़ी होती है। दूसरी तरफ देखिए तो एक कट्टर ईमानदार आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, झूठे मामलों में दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है जैसे उनसे बड़ा आतंकवादी इस देश में नहीं। बाकी मुद्दे आईपी सिंह जी आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की बात हो रही है जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो सुप्रीम कोर्ट कम्युनल हो गई। मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं, बाकी केस, हर केस अलग केस होता है, यहां शर्जील इमाम की बात हो रही है। नहीं, मैंने इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट की जो आज पहली बार परिभाषा परिपादित हुई है सुप्रीम कोर्ट की, मुझे इस बात पर चिंता है कि आगे इसका रिपरकशन क्या होने वाला देश में, देश के लोकतंत्र पर कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, पत्रकारों के ऊपर, बुद्धिजीवियों के ऊपर, छात्र छात्राओं के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर, कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जाएगी और बगावत का आरोप लगाकर शर्जील इमाम का वक्तव्य मनगढ़ंत नहीं है, कैमरे पर है, सबने सुना है, ये जामिया के पास ये पूरा वक्तव्य सबने सुना है। अब मैं पूछना चाहती हूं प्रदीप भंडारी जी, आईपी सिंह जी क्या डिफेंड कर रहे हैं? बुद्धिजीवी क्या ये चाहते हैं कि देश का पूर्वोत्तर देश से अलग हो जाए? क्या ये बुद्धिजीवों की बातें हैं? ये इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आईपी सिंह जी? रविका जी, ये दो देशद्रोहियों को डिफेंड कर रहे हैं। एक देशद्रोही का नाम है उमर खालिद और दूसरे देशद्रोही का नाम है शर्जील इमाम। उमर खालिद क्या कहता है ये सुनिए।
ये कहता है कि भारत ने इलीगली जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाई किया। मैं आपके जरिए करोड़ों दर्शक टाइम्स नाउ भारत के पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति कभी ये कह सकता है, क्या अखिलेश यादव भी कभी ये कह सकते हैं कि भारत ने इलीगली जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई किया? नहीं, सिर्फ हाफिज सईद जैसा आतंकवादी और उसके विचारों में विश्वास रखने वाला उमर खालिद कहता है कि भारत ने इलीगली जम्मू एंड कश्मीर को ऑक्यूपाई किया। ये इस हद तक आतंकवादी विचारों से प्रेरित है कि बुरहान वानी आतंकवादी जिसने हमारे सोल्जर्स को मारा, जिसने हमारे सोल्जर्स को शहीद किया, वो कहता है कि बुरहान वानी मासूम है, वो तो सही कॉज के लिए गन को उठा रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, जिसने दिल्ली राइट्स की कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके अंदर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जो है, जिसमें आम आदमी पार्टी का पूर्व का व्यक्ति तारिक हुसैन भी पाया गया था, वो तक मारा गया था। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 साल नहीं, आने वाले 50 सालों तक जेल के अंदर होना चाहिए और एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि देश के अंदर जो देश के खिलाफ बोलेगा, देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेगा, उसकी सिर्फ एक ही सजा होगी, वो है जेल। दूसरी बात, बड़ी बात क्या है, ये तो आतंकवादियों का भी समर्थन करने आए थे नविका जी। याद करिए जब बनारस और अयोध्या ब्लास्ट केस के एक्यूज की बात आई थी तो टेरर एक्यूज को छुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वॉश करा था। तो जिसको आतंकवादी मासूम लगे, जिनको आतंकवादी समर्थक एक्टिविस्ट मासूम लगे, उनको हमेशा देश के सोल्जर से दिक्कत होगी, इसीलिए सोल्जर से होगी। बिल्कुल। और मैं ये सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा जी से पूछना चाहती हूँ। अश्विनी कुमार मिश्रा जी, इस देश के पूर्वोत्तर को वो चिकन नेक से अलग करने में आपको कौन सा इंटेलेक्चुअलिज्म नजर आता है? जम्मू कश्मीर को किसी तरह इलीगली भारत ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसमें कौन सी इंटेलेक्चुअल सुप्रीमेसी आपको नजर आती है? मैं पूछना चाहती हूं कि जो काम शायद पाकिस्तान करना चाहता है, अगर वैसी ही सोच ये लोग रखें तो क्या इन्हें देशद्रोही कहना गलत है? और क्या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? लेकिन कांग्रेस में इतनी हाय तौबा क्यों है? आप तो कहते हैं कि लोकतंत्र को स्ट्रांग करना है, देश के संविधान को स्ट्रांग करना है, हम संविधान को बचाने आए। संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, अब भी तकलीफ इतनी? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स एंड फेलो पैनलिस्ट। Justice delayed is justice denied and injustice anywhere is threat to justice everywhere। ये दो बहुत कोर प्रिंसिपल हैं लॉ के, कोर प्रिंसिपल हैं नेचुरल जस्टिस के। न्यायिक प्रक्रिया की मांग करना हिंसा का बचाव करना नहीं होता नाविका जी, ये संविधान का बचाव करना होता है। अगर सरकार के पास सबूत है, सबूत दो, ट्रायल करो, फांसी चढ़ा दो। कोई भी व्यक्ति तब तक गुनहगार नहीं होता जब तक आप उसको साबित ना कर दें। और बेल देने का रूल है, जेल देने का रूल नहीं है। जनरल आईपीसी में 90 दिन से ज्यादा आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। अगर आपको जेल में रखना है, आप ट्रायल शुरू करो, कन्विक्ट करो और फांसी चढ़ाओ। किसी को कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक इनफैक्ट नेचुरल जस्टिस की भी जो भाषा है, आप उसके अगेंस्ट जाकर के 5 साल तक किसी को बिना ट्रायल अगर रख रहे हैं तो आप इस देश में एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। इसका मतलब यह होगा कि आने वाली सरकारें आने वाले समय में किसी को भी उठा करके जेल में 10, 20, 50 साल रखेंगे बिना ट्रायल के, जैसा किसी के साथ भी होना। माफ कीजिएगा, आप बार बार सरकारों की बात कर रहे हैं। ये हर मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, हर मामला दिल्ली हाई कोर्ट गया है, ये कोर्ट्स का वर्डिक्ट है। मुझे नहीं समझ आता, आनंद रंगनाथन जी आप समझा दीजिए कि इन्हें कोर्ट में और सरकार में कोई फर्क क्यों नहीं नजर आता। ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, कोर्ट ने भी इसका हवाला दिया है और कहा है यूएपीए में प्रोविजन है। और वो मेरिट पर नहीं कह रहे, पर कह रहे हैं कि जुर्म तो बहुत संगीन है, इसीलिए बेल नहीं दे सकते। 5 लोगों को बेल दी है जिनके जुर्म थोड़े कम देखे जा रहे थे, लेकिन इन दोनों को बेल नहीं दी जा सकती। ये बात मोदी विरोधियों को समझ क्यों नहीं आ रही? आज मेरा सवाल इतना है। नमस्कार नाविका जी, देखिए समझ में आ रही है, लेकिन अब उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 7वीं बार है कि बेल डिनाई करी है इन 2 लोगों को, जिनमें से एक ने कहा कि भारत को काट दो, चिकन नेक को, और दूसरे ने कहा कि ये कैसी स्वतंत्रता है भारत में जब हमने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये 2 लोग हैं, 2 ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट्स
और अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल डिनाई करी है, तो ये लोग जो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये जाए तो जाए का इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको अब ये मानना पड़ रहा है कि ये मोदी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि उमर खालिद और शारजिल इमाम को जमानत नहीं मिली या उसका मुकदमा 5 साल से लटका हुआ है क्योंकि वो मुसलमान है, क्या वो ये भी कहेंगे कि कर्नल पुरोहित को 8 साल तक जमानत नहीं मिली, उनका मुकदमा 10 साल तक चला क्योंकि वो हिंदू हैं? ये इनकी लॉजिक है। नंबर 1 नाविका, 3 पॉइंट्स बहुत ब्रीफली। एक, मैं एक पूर्ण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थक हूं जो सबसे घिनौने और बुरे लोगों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए खड़ा रहता है। लेकिन यहां यह पूरा मुद्दा जो है वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का नहीं है। नफरत भरा भाषण देना एक बात होती है, और वैसे भी मैं नफरत भरे भाषण को स्वतंत्र अभिव्यक्ति में शामिल करता हूं, लेकिन सांप्रदायिक दंगों की योजना बनाना, आयोजित करना, भीड़ के आगे रहकर लाठियां लेकर चलना, भीड़ को भड़काना, पुलिस की बैरिकेड्स को हिंसक तरीके से धक्का देना, गैर कानूनी सभा और दंगे में दोषी होना, अब ये सब स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मुद्दा नहीं रह जाता नाविका। ये गंभीर आरोप है जो नफरत भरे भाषण से नहीं बल्कि भड़काने और दंगे की योजना से जुड़े। नंबर 2, बहुत ब्रीफली, हाँ, जो लोग कहते हैं कि जमानत नियम होनी चाहिए और जेल अपवाद, लेकिन यहां थोड़ी समझ की बात करें भाई साहब। हर अंडर ट्रायल को जमानत नहीं मिलती, ये कोई लॉ और रूल नहीं है। जमानत देने के भी नियम है। भागने का खतरा, राष्ट्र को खतरा, सबूत नष्ट करना, गवाहों को डराना भड़काना, ये और कई अन्य बातें अदालतें सोचती हैं जमानत देने से पहले। झक मरा रही है, कौन सी इंक्वायरी कर रही है जो ट्रायल तक शुरू नहीं कर पा रहे हैं? आपकी नियति नहीं है ट्रायल करना। नाविका, आप ये देखिए, आपको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा लॉ आता है क्या? नहीं, अश्विनी जी, आप सुप्रीम कोर्ट से लॉ के ज्यादा बड़े विशेषज्ञ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी दलीलें सुनी है ना? नाविका, 10 सेकंड। बिल्कुल आनंद जी, मैं बस खत्म करने वाला था, इसलिए कांपने लग गए। इस मामले में इस प्रक्रिया को क्यों नजरअंदाज किया जाए? क्या ये कुछ खास लोग हैं? नंबर 1, क्यों रीजन है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर कहा है नाविका कि बचाव पक्ष जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा था और स्थगन की मांग कर रहा था। नंबर 2, ये सबसे जरूरी है, जमानत की सुनवाई अदालतों में दर्जनों बार हो चुकी है। 3000 पेज का चार्जशीट है, 30,000 पेज के सबूत हैं, 133 पेज का आदेश है, उसके बाद जमानत नहीं दी गई। और वैसे भी भारत में 74% कैदी अंडर ट्रायल हैं जो जेल में बिना जमानत के सड़ रहे हैं। इन दो लोगों से आपकी क्या लगाव है कि इन दोनों को सबसे आगे? बहुत बड़ा सवाल, इन दोनों के साथ क्या लगाव है? ये सवाल सोमनाथ भारती जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं। मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूं क्योंकि आप तो लॉयर भी हैं, आप नेता भी हैं, आप मंत्री रह चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि ये जब मामला फोरम शॉपिंग का होता है, यानी कि कई बार खुद विड्रॉ किया गया बेल एप्लीकेशन कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, नहीं हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, फिर कभी इधर आते हैं, फिर कभी विड्रॉ करते हैं, इस सब पर टिप्पणी कोर्ट ने की है, तब किसी ने सवाल नहीं उठाए। आज जब बेल नहीं हुई तो सवाल उठाए। जिन 5 को मिल गई बेल, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। उस वक्त कोई नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज बीन जस्ट एंड फेयर। लेकिन उमर खालिद जो कहता है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और शर्जील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहता है, ये दोनों पोस्टर बॉयज बने हुए हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के। आप इसे कैसे देखते हैं? नाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। देखिए, जजमेंट जो है बहुत कुछ कहता है। देखिए, साफ साफ ये कह दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको उस एंगल से देखते तो, कि चूंकि देयर इज ए प्राइमा फेसाई ए केस एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट उमर दोस्त जेंटलमैन शर्जील इमाम एंड उमर खालिद, और इसीलिए हम उनको बेल नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वो सेक्शन 43D5 कहता है ऐसा, अगर प्राइमा फेसाई केस दिखता है तो। और बेल जिनको दे रहे हैं 5 लोगों को, इसका मतलब उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस नहीं बनता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि उन 5 के खिलाफ प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, तो सोचिए इन 5 लोगों को आप 6 साल जेल में रखते हैं, किस आधार पर? उस अन्याय का क्या होगा? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूएपीए के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि ट्रायल अगर ना चले तो क्या होगा। इसी देश ने, हम सब ने देखा, कसाब को 3 साल के अंदर
जिसके खिलाफ ओपन एंड शट केस था, उसको गोलियां चलाते सबने देखी, लोगों को मारते सबने देखा, खुल्लम खुल्ला आतंकवाद, खुल्लम खुल्ला वायलेंस सबने करते देखा। लेकिन 3 साल ड्यू प्रोसेस फॉलो करके पूरे भारत के अंदर और पूरे दुनिया में स्टैब्लिश किया कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, भारत के अंदर ड्यू प्रोसेस चलता है, रूल ऑफ लॉ है, और 3 साल में उसको कन्विक्ट करके फांसी पर चढ़ा दिया। आप यहां 5 साल तक ट्रायल शुरू नहीं करते। हम कह रहे हैं कि उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, जो मर्जी हो, ट्रायल कंप्लीट करो, कन्विक्ट करो और उसको चढ़ाओ फांसी पर, अगर वो उस प्रकार से निकलता है तो। मुसीबत ये नहीं है, कोई भी देशभक्त इस वक्त ये नहीं कह रहा कि उमर खालिद को बचा लो, शर्जील इमाम को बचा लो, सब ये कह रहे हैं अब ये कह रहे हैं 6 साल माफ कीजिएगा, सब कह रहे हैं कम्युनल कहा गया है, ये कम्युनल एजेंडा है उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। आप कांग्रेस के साथ सहमत है कि नहीं है? पोजीशन क्लियर करिए। यहाँ देशभक्ति की बात नहीं है, यह बात है कि आप धर्म विशेष के ऊपर क्या जजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं कि आज बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। साफ कहा, 2 इंटरवेंशंस कमिंग इन। पहले आनंद रंगनाथन, प्रदीप भंडारी आ रही हूं। आनंद रंगनाथन, आपकी क्या ऑब्जेक्शन है? नाविका, देखिए मैं सोमनाथ जी की बहुत इज्जत करता हूं, आप भी जानती हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आज ये देखिए कैसे घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था को चेंज करो। अरे भाई, सब जानते हैं 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है, क्या आज रात को सब सेट कर दिया जाए? जो 74% ऑफ इंडियन प्रिजनर्स अंडर ट्रायल्स हैं, सबकी बेल सुनवाई आज रात को हो जाए? ये इसलिए कह रहे हैं कि इनको अब खटक रहा है कि भाई इनके चाहते शर्जील इमाम और उमर खालिद 5 साल से अंदर क्यों हैं, जब 8 साल से कर्नल पुरोहित अंदर थे, जेल में सड़ रहे थे, 10 साल तक केस ड्रैग हुआ, उसके बाद सोमनाथ जी गलत बात है। देखिए मैंने आपको सुना, देखिए आप मेरे किस तरह के भाई हुए जो आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोमनाथ जी बहुत गलत बात है। नहीं, पर ये बात सही है, ये बात सही है। कर्नल पुरोहित के लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए थे, किसी ने सवाल नहीं पूछा था, किसी ने इसको ये नहीं कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किसी ने नहीं कहा कि जस्टिस डिनाइड है, ये कोई नहीं कह रहा था। क्यों भाई? क्योंकि एक वोट बैंक है, एक धर्म विशेष है जिस पर इतना कुछ कहा जा रहा है कि ये केस कम्युनल है, सरकार कम्युनल है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कम्युनल है। सवाल बताइए, जवाब ये भी दीजिए, प्रदीप भंडारी के ट्रायल शुरू क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल तो जवाब नविका जी, इसका जवाब पूर्व में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने दे दिया ऑन रिकॉर्ड, और ये कहा कि 7 बार से ज्यादा एडजर्नमेंट तो जाकर इनके एक्यूज के वकीलों ने किया था। पर मैं बड़ी बात करूंगा, असली बात बताता हूं क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जिसके खुद के ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के अंदर जेल के पीछे काट चुके हैं। यही ताहिर हुसैन जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के पीछे वन ऑफ द आरोपी था, और उस वक्त आम आदमी पार्टी के संजय सिंह उसको डिफेंड करने गए थे। तो जो लोग दिल्ली दंगे के आरोपी को डिफेंड करे, जो आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो क्या बात करेंगे? इनको चिड़ इस बात की है कि इनको शर्जील इमाम और उमर खालिद और अफजल गुरु जैसे लोगों में वोट दिखता है। शर्म की बात यह है कि मेरे मित्र ने सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि जिनको उन्होंने बेल दिया उनपे कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिनको बेल नहीं दी है उनपे हायर केस बनता है, और ये है जस्टिस अरविंद कुमार और एमबी इंजीनियर के अंदर यूएपीए के पूर्व में 28 नवंबर 2025 में। मैं मोटी बात कहूंगा नविका जी, क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कभी कह सकता है कि भारत से कश्मीर को अलग करो? क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कह सकता है कि चिकन नेक को अलग करो? क्या कोई देशभक्त व्यक्ति कह सकता है कि अनएक्सेप्टेबल है? इसमें कहीं मेरे दिमाग में कहीं दो राय नहीं, और इस देश में जो इस देश से मोहब्बत करते हैं उनके दिमाग में कोई दूसरी राय है ही नहीं कि इस देश के टुकड़े नहीं हो सकते। मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं होती, लेकिन लोगों को इंटेलेक्चुअल करार देना है, उनको जो कहते हैं चिकन नेक से काट दो। सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, और आईपी सिंह जी जरूर सुनिएगा ये सवाल। अंकित चौहान देहरादून उत्तराखंड से पूछ रहे हैं, शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर मोदी विरोधी क्यों इतने आग बबूला है? शुभम मलिक का दिल्ली से सवाल है, चिकन नेक को देश से अलग करने की बात करने वाला, दंगे के आरोपी को निर्दोष बताकर क्या कवर फायर दिया जा रहा है?
क्यों कवर फायर दिया जा रहा है? आईपी सिंह जी जरा जवाब दे दीजिए, जनता पूछ रही। देखिए, सवाल आप ही के हैं और आप खुद उसका जवाब भी दे देती हैं। मैंने सवाल तो नहीं है, सुप्रीम जनता कोर्ट के ने हैं, जो पब्लिक कोट के हैं, किया सर। है कि नहीं, इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट शब्द ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिस पर मैं बहस कर रहा था। आपने कहा कि नहीं साहब ये तो इंटेलेक्चुअल्स का, आप बताने लगे कि नहीं साहब वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस वजह से जो है पढ़े लिखे थे, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज स्टैंड लिया है, ये आगे चलकर बड़ी समस्या बनने वाला है। सवाल यहां था। और रही कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी पहले की ओपिनियन क्या है, क्योंकि मैं छात्र नेता रहा हूं और छात्र संघों में और विश्वविद्यालयों में बहुत से छात्र नेताओं से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। नहीं, तो आप मानते हैं कि शर्जील इमाम ने महज एक गलती की थी, उकसा नहीं रहे थे लोगों को, महज एक गलती है, छोड़ देना चाहिए, बच्चा है, छोड़ दो, जाने दो। नहीं, आज सांडिल्य जी ने तो कुछ और ही कह दिया। वो तो भारत सरकार के मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट जो नहीं कहना चाहती है, जो नहीं कह रही है, वो तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। आप सोचिए कि संविधान की वो शपथ लिए हैं और किस तरह की हार्ड भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम देश के उद्योग पर चर्चा नहीं कर सकते? क्या अमिताभ प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए, प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। हम क्यों एनएसए नविका जी, मैं आपके शो पे ओपनली कहता हूं, शर्जील इमाम और उमर खालिद देशद्रोही हैं, जिन्होंने भारत से अपने नॉर्थ ईस्ट अलग करने की बात करी, जिसके विचार में भारत से नॉर्थ ईस्ट अलग करने की बात आई। आईपी सिंह आपके लिए वो कौन है? सबसे बड़ा आपके लिए वो क्या है? मासूम है? बता दो देश की जनता को। पार्टी के माननीय यशवंत सिन्हा जी, स्वर्गीय यशवंत सिन्हा या किसी और सिन्हा को बाद में बताना, पहले बताओ क्या जो कहे कि भारत से चिकन नेट को अलग कर देना चाहिए वो देशभक्त है कि देशद्रोही है? लोग आ गए, क्या वो कहना चाहते हैं? क्या उनकी राजनीति है? क्या उनकी दिशा दशा है? ये तो दिशा दशा छोड़ो, सोते जब सवाल ये भी है। अशोक कुमार जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, कांग्रेस नेता से मेरा सवाल है, क्या नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का विरोध वोट बैंक की राजनीति के लिए किया था? अगर नहीं तो फिर क्यों किया, बताएं। प्रवीण पाठक पटना बिहार से पूछ रहे हैं, कांग्रेस और मोदी विरोधी दलों को मंदिर से ज्यादा दिक्कत है या फिर मोदी से? अश्विनी जी जवाब दे दीजिए। नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा प्रोपोगेंडा चला रही है कि माननीय अमित शाह जी बहुत सारे ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसका मोदी जी विरोध करते हो। ये तो वही बात हुई, सोमनाथ मंदिर सरकार के आदेश से, कांग्रेस सरकार के आदेश से बनवाया गया। वो कांग्रेस सरकार ने नहीं बनवाया। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से पब्लिक ट्रस्ट बनवाया गया, वो मोदी जी ने बनवाया। गजबे लॉजिक है। ये कौन सा लॉजिक? आपने नेहरू जी की चिट्ठियां नहीं पढ़ी तो गजबे नॉलेज है, गजबे इंटेलेक्चुअलिज्म है। नेहरू जी की चिट्ठियां पढ़ लीजिए ना, मुंशी जी को भी लिखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी लिखी थी। अब दोनों तरफ से, एक तरफ ट्रस्ट भी बन रहा, एक तरफ जाने से भी रोक रहे हैं, कह रहे हैं ये काम इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, देर लगनी चाहिए। कमाल है, दोनों तरफ कैसे खेल लेते हैं अश्विनी जी। मैं आज पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान से। आतिकुर रहमान, एक वाक्य कहा आईपी सिंह जी ने कि छात्र नेता जो होते हैं वो कभी कभी गलतियां कर देते हैं। शर्जील इमाम जी की जो उम्र है मैं देख रही हूँ 38 साल की है, तो चलिए 5 साल पहले 2020 के समय जब ये सब कुछ हुआ था तो चलिए 33 साल की होगी। बच्चा है कहकर छोड़ दिया जाए, क्या ये तर्क सही है? या फिर ये तर्क सही है कि 6 बार जमानत के लिए एप्लीकेशंस हुई और 6 बार कोर्ट्स ने रिजेक्ट की, अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट की। और पहले के पूर्व चीफ जस्टिस का आप कमेंट जानते ही हैं कि कितनी बार विड्रॉ किया, डाला, और सिर्फ इस वक्त हवाला दिया जा रहा है कि इतने समय से अंदर रखा हुआ है। कितना डिले इनकी वजह से खुद हुआ वो
कोई मायने नहीं रखता। जी नाविका जी, किसी ने यह भी पूछा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों का स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है, स्पेशल क्यों है ये? ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं जिनको बेल नहीं मिल रहा है। स्पेशल ये है भाई कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की राइटिंग्स और उनके बयानात महात्मा गांधी और भगत सिंह को कोट करते हैं, लेकिन आपके जितने भी पट्टू हैं जो रेप कर करके परोल ले लेकर आपको इलेक्शन जिताते हैं, वो कोई भी तो महात्मा गांधी और भगत सिंह कह रहे थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, हमने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं, अभी मेरी बात पूरी चलिए कहिए, पर क्लैरिफाई कर दीजिए। भगत सिंह जी और महात्मा गांधी जी ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और चिकन नेक काट देना चाहिए, ये कहां कहा है? पहले कोट कर दीजिए। मैं इसका पिन पॉइंटेडली जवाब दूंगा जी कि अभी तक के सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स बेल पर चल रहे हैं, आरोप पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक चार्जशीट के आरोप के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है। तो चिकन नेक काटने का सवाल अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आया ही नहीं है भाई। तो आप ये चला रहे हो। आतिकुर रहमान साहब, आप मुझे लगता है किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं, या आप किसी बड़े से रॉक के नीचे आप छुपे हुए हैं जहां आप तक बात नहीं आई। आपने अगर पूरा ऑर्डर पढ़ा होता तो वहां जजेस ने कहा है कि संगीन आरोप है और इस पर फैसला होने से पहले भी ये आरोप ऐसे हैं जो यूएपीए में इनको बेल नहीं हो सकती। अब आनंद रंगनाथन जी, आप समझा दीजिए। नहीं, देखिए, मैं ये समझ से बाहर है। एक ही इसका वो है, इलाज है कि अतिकुर साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए, मतलब ये इन्होंने तुलना कर दी महात्मा गांधी और भगत सिंह से। शादी, इसका मतलब यही है। सुन, एक मिनट अतिकुर साहब प्लीज। नाविका, ऐसे नहीं चलेगा। नाविका, देखिए गलत बात है। नाविका प्लीज। आप बोलिए आनंद जी। हाँ, थैंक यू। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कल अगर मुझे अतिकुर साहब का सपोर्ट चाहिए तो मेरे को कलमा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो ये मेरा सपोर्ट करने लग जाएंगे। अगर मैं चिकन नेक को काटना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर, बस मैं कलमा पढ़ लूं, पर ये सपोर्ट करेंगे मुझे। यहाँ आतिकुर रहमान जवाब दीजिए। आतिकुर रहमान साहब जवाब दीजिए। इरिटेटिंग नाविका जी बोलिए। जब नो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये मेरे महात्मा गांधी ने कहा था क्या ये पड़ेगा? आप क्यों आप बीच में कौन बोल रहा है? आप बीच में कौन बोल रहा है? ओके, आनंद जी, आप अतिकुर रहमान को सुन लीजिए। आनंद जी, आप अतिकुर रहमान को सुन लीजिए। जी अतिकुर रहमान साहब, मतलब 74% अंडर ट्रायल्स को सपोर्ट नहीं करना। नाविका जी, मैं 1000 बार आनंद जी को कह चुका हूं कि ये कर्नल पुरोहित के लिए क्या हो गया था? सांप सूख गया था आपको? ये काफिर नहीं है, ये मेरे भाई है। देखिए, बीच ये नहीं बोलने दे रहे हैं क्योंकि ये छुपाना चाहते हैं। क्या छुपा रहे हैं? ये रेपिस्ट को भी छुपाते हैं। ये आतंकवादियों के समर्थन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। हम नहीं बनाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रेपिस्ट को कौन सपोर्ट कर रहा है? रेपिस्ट को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए, नो इफ नो बट। लेकिन आप कह रहे हैं कि शर्जील इमाम और उमर खालिद जो कह रहे हैं वो भगत सिंह और गांधी जी की बोली है। इसको कैसे एक्सेप्ट कर ले? कैसे एक्सेप्ट कर ले? I am not being given a fair chance. मुझे मेरी बात आप मुझ पे थोपने लगे, आरोप थोपने लगे, लाल छुपाना चाहते हैं। आप मुझे बता दीजिए ना, भगत सिंह और गांधी जी ने कब कहा है? आपसे मैंने किसी पैनल पर कर्नल पुरोहित जी को ऐसे सपोर्ट क्यों नहीं किया? तब सांप क्यों सूख गया था? वो महात्मा गांधी नहीं दिखे आपको? कर्नल पुरोहित, वो भगत सिंह नहीं दिखे आपको? क्योंकि वो महात्मा गांधी को कोट नहीं करते थे भाई। अरे अच्छा, वो भगत सिंह को कोट नहीं करते थे। कैसे पता आपको भगत सिंह को कोट नहीं करते थे? आर्मी के थे वो, इसीलिए हमने आर्मी के थे वो, आर्मी के। आपको बचाया मैंने कोई राइटिंग नहीं पढ़ी, मैंने उनकी कोई राइटिंग नहीं पढ़ी।
मैंने नहीं पढ़ी, उनकी आपने कोई उनकी राइटिंग नहीं राइटिंग पढ़ी। अब बताइए आपको कोई उन्होंने डिफेंड कहाँ करने का लिखा है? दिक्कत तो यही है कि शर्जील इमाम की राइटिंग्स आप पढ़ते हैं, उमर खालिद की राइटिंग्स आप पढ़ते हैं, लेकिन आर्मी ऑफिसर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। आप कह रहे हैं भगत सिंह और गांधी के रास्ते पे चल रहे थे शर्जील इमाम। मैं नहीं बता सकती अश्विनी जी, अब भगत सिंह और गांधी जी को की तुलना की जाए शर्जील इमाम और उमर खालिद से, आप इससे सहमत है? यस और नो? नाविका जी, मेरा ये मानना है कि अगर कल्प्रेट है उसको फांसी दो, लेकिन एक फेयर ट्रायल तो दो, एक ट्रायल तो दो। बिना ट्रायल के आप किसी को मीडिया ट्रायल करके कल्प्रेट घोषित करते हैं, रोज यहाँ डिबेट कराएं, ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है। और सोमनाथ भारती जी आपसे पूछती हूँ, भगत सिंह लगता है आपको शर्जील इमाम, गांधी जी लगते हैं उमर खालिद? गांधी जी हो सकते हैं। देखिए, मैं तो ये बताऊंगा नाविका जी कि कथनी और करने में कितना फर्क है। देखिए, कोई व्यक्ति, अगर आपको मालूम होगा, आपके शो पे तो मैंने कई बार इस बात को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का एक व्यक्ति को चाइना ने रोक दिया, कहता है कि जी ये पासपोर्ट तुम्हारा वैलिड नहीं है, तुम चाइनीज पासपोर्ट लेकर के आओ। त्रिपुरा का एक बेटा की हत्या हुई, उत्तराखंड में त्रिपुरा की एक बेटी की हत्या हुई ग्रेटर नोएडा में। मणिपुर में आग लगा, कितनी विभत्स घटनाएं हैं वहां पर। ये सारे एक्टिविटीज बताओ जब भी देश के गद्दारों के खिलाफ बोलने की बात आती है, आइसोलेटिंग नॉर्थ ईस्ट, वोट बैंक दिख रहा है उसमें, और चाइना मजे ले रहा है उस पर। मुझे बताइए, इससे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा नॉर्थ ईस्ट को? उसी प्रकार से पहली बार देखा हम लोगों ने आतंकवादी हिंदू मुसलमान करके हमारी बहनों को शो पे ये एक बार भी नहीं बोला है कि अतीकुर रहमान ने बोला वोट बैंक के नाम पे। जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार से हरकतें हुई, आतंकवादियों के पक्ष में जनाजे निकलते हैं, यही सोच की वजह से आतंकवादी कभी भी हिंदू मुसलमान कह के हमारे देश पर आतंकवादी हो, इन सबको बैक करने के अतीकुर रहमान जैसे मौलाना से देश के अंदर एक अलगाववाद पैदा किया जा रहा है। कंपेयर करेगा, मुझे बताएं, ये हरकतें कहीं ज्यादा घातक हैं। मैं नहीं समझ पाती कि इतनी इधर उधर की बात की जरूरत क्या है। मामला इतना सीधा है, सवाल इतना सरल है। जो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत ने ऑक्यूपाई किया है, जो लोग कहते हैं कि चिकन नेक से नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दिया जाए, क्या वो भगत सिंह और महात्मा गांधी की बोली बोलते हैं? इतना सा कहने में इतना समय लगता है कि ये गलत है, ऐसी सोच भी गलत है। इसीलिए आज हमने एक सर्वे भी किया और पूछा पब्लिक से, सोमनाथ विध्वंस करने वाले गजनवी पर नेहरू का स्टैंड हो या अब उमर शर्जील से हमदर्दी, क्या कांग्रेस और विपक्ष देश के विलन के साथ खड़े नजर आते हैं? 20,000 लोगों ने जवाब दिया। हाँ कहने वाले 81% लोग, नहीं कहने वाले 16%, कह नहीं सकते 3%। 81% लोग मानते हैं कि भाई आप गलत है, खुद को नहीं, मोदी को नहीं, पब्लिक को तो समझिए। यही है आज सवाल पब्लिक का। तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों, आपका धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इजाजत